Hello everyone, welcome to the match review of WTC finals between South Africa and Australia. फाइनली हमें WTC का एक तीसरा नया विनर मिल गया. न्यूजीलैंड 2021, 2023 में ऑस्ट्रेलिया, अब साउथ अफ्रीका. हाँ, सभी इंडियन फैंस है थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा कि हमेशा हम साउथ अफ्रीका को बहुत सपोर्ट करते आए हैं. थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा कि इंडिया इस अभी तक रेस में ट्रॉफी नहीं उठा पाया. पर हाँ, अगला साइकिल मिलेगा. यहाँ पे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी की खुशी. जी हाँ, 98 में लास्ट टाइम उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिसे हम कहते हैं, उसे मिनी वर्ल्ड कप कहते थे, वो जीता था. ये जीत कुछ और ज़्यादा मायने रखती है. टेस्ट क्रिकेट एक अलग तरह का फॉर्मेट है, ज़्यादा क्रिकेट खेलने को मिलती नहीं है जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट की बात है. साउथ अफ्रीका को पिछले कुछ सालों में उन्हें थोड़ा सा टॉप 3 से बाहर कर दिया गया है. ज़्यादा फोकस इंग्लैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के अराउंड ही रहता है. साउथ अफ्रीका अगर कोई खेलने जाता भी है तो 2 या 3 टेस्ट मैच की सीरीज होती हैं. उसके चलते भी इनके कैप्टन टेंडा बमुआ की एक बहुत बड़ी प्रेज करने का मन. नाम टेम्पा, इनके टेम्बा जो इनका है, इनकी दादी ने रखा था, जिसका मतलब होता है होप. और इन्होंने ट्रू सेंस में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को एक बहुत 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 बड़ी होप दी है. और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि यहाँ से अब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कैसे चलती है. मैच की तरफ रुख करते हैं. लॉर्ड्स का हिस्टोरिकल ग्राउंड, स्लोप रहती है, जिसके चलते हमने डिस्कस किया था कि जो पवेलियन एंड है उससे बॉल अंदर आती है राइटीज के लिए, और नर्सरी एंड से बॉल बाहर निकलती है स्लोप के साथ साथ. वैसी सी कहानी है कि स्लोप, इस तरह की स्लोप पे जब बॉल पड़ेगी तो अंदर आएगी आपके पवेलियन एंड से, और ओपोजिट एंड से स्लोप ऐसे होगी तो पड़ के बॉल बाहर निकलेगी. तो इस तरह की कहानी हमने देखी है. टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, ओवरकास्ट कंडीशंस थी इसलिए बॉल फर्स्ट करने का डिसीजन लिया. सबने शायद सोचा, मैंने भी ये डिस्कस किया था कि हाँ थोड़ा डिफेंसिव डिसीजन है, पर वो जानते थे वो क्या करते हैं. और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो मेकशिफ्ट ओपनर हैं लबुशान, उनको भी थोड़ा फंसाया. पर जो ज़्यादा कंसर्निंग था वो ख्वाजा थे, बिकॉज 20 बॉल खेलने के बाद भी वो अपना खाता नहीं खोल पाए. और वहाँ पे क्रीज में उनको फंसा के रखा रबाडा ने, और रबाडा ने दिखाया वो कितने बड़े बॉलर हैं. टेस्ट मैच में वो अब एलन डोनाल्ड के रिकॉर्ड से भी आगे जा चुके हैं. और हाँ, स्ट्राइक रेट्स की जहाँ तक बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में वो सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले बॉलर भी बन गए हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है. इस लिस्ट में बहुत बड़े नाम शामिल हैं, तो उनमें से एक अब रबाडा सबसे आगे उस पायदान पे आके खड़े हो गए हैं. तो उन्होंने क्रीज में फंसाया, ख्वाजा को आउट किया. उसके बाद कैमरन ग्रीन आए, मेकशिफ्ट नंबर 3, ज़्यादा खेले नहीं नंबर 3 पे, और एक बहुत बड़े इंजरी ले ऑफ के बाद, और उन्होंने भी वॉबल बॉल पे थोड़ा सा हार्ड हैंड से जाने की कोशिश की. स्लिप में कैच हुए बॉल पड़ने के बाद बाहर निकली विद द स्लोप, और वो बहुत स्पेशल बॉल था. उसके बाद थोड़ा सा लगा कि चीज़ें सुधर सकती हैं, क्योंकि स्मिथ एक अलग लेवल की फॉर्म में लग रहे थे, लबुशान सॉलिड लग रहे थे, रन्स नहीं आ रहे थे उतना. अगर हम स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, पर ओवरऑल रन्स ना आने के बावजूद भी बैट सॉलिड कर रहे थे. उसमें ही मार्को यानसन अराउंड द विकेट गए और एक बॉल पड़ के थोड़ी सी बाहर निकली, जिसे हार्ड हैंड से खेलते हुए कीपर को कैच दे बैठे. ऐसा सा ही डिसमिसल हमने सेकंड इनिंग्स में भी लबुशान का देखा इसी बॉलर के अगेंस्ट. तो डेफिनेटली एक टेक्निकल फ्लॉप पकड़ा और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लॉइट किया. उसके बाद हेड आए, आके मैच को आगे चलाने की कोशिश की. उनकी खासियत है मारना शुरू कर देते हैं आती, और वही किया. और लगा कि शायद एक अमेजिंग काउंटर अटैकिंग नॉक यहाँ पे आ सकती है. इंडियन फैंस को अगर याद होगा तो एक दर्दनाक मंजर ऑलरेडी इनके साथ हो चुका है. पिछले WTC फाइनल्स में यही हुआ था. ओवल के उस मैदान पे सेम कहानी. इन्होंने पहली 3 विकेट जल्दी उड़ने के बाद एक लंबी सी पार्टनरशिप आई थी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जब रन बॉल 150 आया था हेड से, और इवन स्मिथ भी 130 रन मार के काफ़ी तगड़ा 100 मार के वहाँ पे गए थे. तो वैसी सी कुछ कहानी लग रही थी कि फिर दोबारा हो सकती है, पर हाँ अब इंडिया नहीं है, कहानी डिफरेंट है. तो लंच से जस्ट पहले वहाँ पे एक डाउन द लेग साइड बॉल, जहाँ पे मार्को यानसन ने शायद सोचा भी नहीं होगा, उन्हें एक विकेट मिली, और वो कीपर ने एक बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा, और 67 for 4 पे लगा. ये मैसिवली साउथ अफ्रीका का सेशन है. वापस आने के बाद बॉल और ज़्यादा स्विंग करने लगी. तो सेकंड सेशन में बॉल और मूव कर रही थी. रबाडा, मार्को यानसन वर बॉलिंग ब्यूटीफुली. थोड़ा निगीडी डिसअपॉइंट कर रहे थे, वो एक थर्ड मैन की तरफ सीम रख के बाहर निकाल रहे थे, जबकि पहले दोनों बॉलर्स वॉबल सीम का बहुत ब्रिलियंट यूज़ कर रहे थे. निगीडी की तरफ से वो बॉल अंदर आने वाली जो उनकी स्टॉक बॉल है वो दिख नहीं रही थी, सिर्फ वो एंगल के साथ बॉल को बाहर निकाले तो उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, और ऑलमोस्ट 5 की रन रेट से रन भी दे रहे थे. ऐसे में वेबस्टर वॉज लकी. क्लोज कॉल, वहाँ पे रिव्यू लेना चाहिए था साउथ अफ्रीका को, नहीं लिया. शायद अगर लेते तो 90 पे 5 हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ. तो 75 रन की एक शानदार पार्टनरशिप वहाँ पे निकली. 142 पे 4
जब लगा यहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स में 300 के आसपास का स्कोर करके शायद साउथ अफ्रीका को इस पिच के ऊपर मैच से बाहर कर देगा, वहीं पे मुल्डर के एंड को चेंज करने के लिए साउथ अफ्रीका ने एक ओवर के लिए बुलाया वहाँ पे एडन मार्करम को। अगर एडन मार्करम की टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो 80 के एवरेज उनकी बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली और कोई भी उनमें से फ्रंटलाइन बैटर नहीं था अब तक का, तो ऑड्स वर स्टैक्ड वेरी मच अगेंस्ट हिम। वहाँ पे एक बड़ी इनॉक्यूस सी बॉल उन्होंने ऑफ स्टंप पे की, जहां शायद स्मिथ को लगा कि इस बॉल पे चौका लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कवर रीजन के अंदर उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की, बॉल पड़ने के बाद स्लोप के साथ जो अंदर आनी चाहिए थी वो सीधी निकल गई और स्लिप में खड़े मार्को यानसन ने एक जगलिंग और एक बढ़िया कैच पकड़ा और वहां मुझे लगता है ये मैच पलटा। अगर मैं इस मैच को वापस देखूं और कहूं कि एक मोमेंट जो इस मैच का मैच टर्निंग मोमेंट था, वो 2 मोमेंट मुझे लगे, एक ये और सेकेंड इनिंग्स में भी आएंगे उसकी बात करेंगे तब। तो 142 पे वहाँ पे 5 हुए, पर वहाँ पे कैरी इंट्रोड्यूस हुए, आके उन्होंने क्या प्यारा काउंटर अटैकिंग नॉक खेलना शुरू किया और उसके बाद टी पे 192 फॉर 5 पे लगा कि अब ऑस्ट्रेलिया आगे यहाँ से इतना आसान चीज़ें होंगी नहीं एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न। लॉर्ड्स में मैंने इवन अपने प्रीव्यू वीडियो में और बहुत सारे डिस्कशंस में भी ये बात की है, लॉर्ड्स में एक गलती आप नहीं कर सकते हैं, वो है आप यहाँ पे कोलैप्सेस, स्पेशली जब आप मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हो तो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि स्लोप इतनी यूनिक है कि उसके चलते जिन प्लेयर्स ने ज़्यादा यहाँ नहीं खेला उन्हें प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे एक प्री मेडिटेटेड रिवर्स स्वीप खेलने गए कैरी और महाराज की बॉल पे बोल्ड हो गए। एक ओपनिंग जो आप साउथ अफ्रीका को नहीं दे सकते, वो ओपनिंग वहाँ पे मिली। 200 पे 5, उसके बाद साउथ अफ्रीका चढ़ गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अगले 12 रनों में टीम को पूरा वापस पवेलियन भेज दिया। वॉबल बॉल एंगल्स का इतना ब्रिलियंट यूज़ किया वहाँ पे रबाडा ने और मार्को यानसन ने। रबाडा ने अपना पंजा भी खोला और क्लियरली दिखाया कि वो इस टाइम मॉडर्न क्रिकेट में बुमराह और कमिंस के साथ टेस्ट के सबसे बेस्ट बॉलर है। और वहाँ पे लगा कि अब साउथ अफ्रीका मैच में वापस आ चुका है। बैटिंग करने आए, कंजर्वेटिव अप्रोच थी। पहले ही ओवर में जो मिचेल स्टार्क हमेशा करते हैं, बॉल को वापस लेके आ पाते हैं, वहाँ पे मिचेल स्टार्क नर्सरी एंड से बॉल कर रहे थे, तो अगेंस्ट द स्लोप उन्होंने बॉल को वापस लेके आने की एबिलिटी दिखाई और मार्करम थोड़ा सा लेट आए, एक एंगल बैट के साथ इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए। पहली ओवर में विकेट लगा, साउथ अफ्रीका पीछे आएगी। इस मैच में थोड़ा सा एक स्ट्रेंज डिसीजन था कि नंबर 3 पे जॉर्जी की जगह आज मुल्डर खेल रहे थे, तो मुल्डर जब आए तो फंसे हुए लगे। ऑलमोस्ट 44 बॉल्स खेलने के बाद सिर्फ उन्होंने 6 रन मारे। उसका थोड़ा सा प्रेशर रिकल्टन पे भी बना और एक ऐसी ड्राइविंग बॉल जो सकर बॉल थी, जिसे हम सकर बॉल इसलिए कहते हैं कि उस बॉल पे बॉलर वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल फेंकने की कोशिश करता ताकि ड्राइव करते हुए गलती करे बैटर, वही हुआ और स्लिप में कैच देते वो वापस चले गए। उसके बाद बवुमा आए, पर मुल्डर भी कमिंस की अंदर आती हुई वॉबल बॉल पे बोल्ड हुए। उसके बाद हेजलवुड ने जब स्टब्स को आउट किया तो लगा कि 30 पे 4 पे अब ये साउथ अफ्रीका का मैच खत्म हो गया है। डे खत्म हुआ 43 फॉर 4, ऑस्ट्रेलिया मैसिवली अहेड। उसके बाद सेकेंड डे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी, पिच बेटर हो चुकी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं थी। वहाँ बेडिंगम और बवुमा ने मैच को आगे चलाया 92 फॉर 4 तक। जब लगा कि थोड़ा सा सॉलिडारिटी मिल रही है साउथ अफ्रीका को इनिंग्स की, वहाँ पे एक रिलेटिवली ओवर पिच बॉल पे ड्राइव करते हुए, अपिच ड्राइव करते हुए आउट हुए। लॉर्ड्स की ये पिच थोड़ी स्लो विकेट थी। स्लो पिच पे जब आप ड्राइव खेलने जाते हो तो आप जनरली ज़्यादा कैचेस देते हो, बिकॉज आप थोड़ा सा शॉट में कई बार लेट हो जाते हो। वो गलती हुई थोड़ी सी बवुमा के साथ और वहाँ पे हल्का सा ओपनिंग भी मिला साउथ ऑस्ट्रेलिया को। बट उसके बाद जो वेरीन आए उन्होंने संभाला। पिछला 1 साल बहुत बढ़िया गया उनका टेस्ट क्रिकेट में। इस टाइम पे बेहतरीन विकेट कीपर्स में उनका नाम है और उन्होंने गेम को काफ़ी आगे चलाया। फिर एक बड़ी स्ट्रेंज सा डिसमिसल हुआ वहाँ पे, वॉबल बॉल को कमिंस एंगल के साथ जब वापस लेके आए तो बॉल पैड पे लगी, बट वेरीन भागते हुए कमिंस के साथ कोलाइड भी कर गए। रनआउट की कोशिश ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की, पर रिव्यू लिया और रिव्यू में क्लियरली आया कि वो 3 रेड्स था। इस चक्कर में 120 के आसपास यहाँ पे छठा विकेट आउट हुआ। लंच पे 121 पे 5 पे लगा था कि अब साउथ अफ्रीका फिर मैच में वापस आ रहा है। इस विकेट के साथ एक ओपनिंग मिली। उसी ओवर में मार्को यानसन भी ड्राइव करते हुए फिर से वही गलती, स्लो विकेट पे कॉटन बॉल हुए और उसके बाद टेल कब पता आउट हो गई पता ही नहीं चला। और 138 के स्कोर में, जिसमें महाराज का एक रनआउट भी आया था और वो रनआउट काफ़ी हद तक समअप कर रहा था कि किस तरह का दिन निकल रहा है साउथ अफ्रीका को। वहाँ पे 74 की लीड के साथ ऐसा लगा कि इस मैच में अब मैसिवली आगे जा चुकी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या करना था? वापस आना था और एक सॉलिड इनिंग्स
यहाँ पे करके दिखानी थी। पता था कि 250 से ज़्यादा का टोटल होगा इस पिच के ऊपर, तो चेस करना ऑन लॉर्ड्स की अप डाउन विकेट पे इतना आसान नहीं होगा। अब ये सोच सकते हैं कि पहले दिन 14 विकेट्स गिरी, दूसरे दिन भी कुछ वैसा सा ही मंजर था, उसके बाद उम्मीद नहीं थी किसी को कि हाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेस हो पाएगा। बैट करने आई ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार, ज़्यादा सॉलिड लगी, थोड़ा लगा कि साउथ अफ्रीका ज़्यादा ट्राई कर रहा है, उतने डिसिप्लिन नहीं दिखा जो उनका फर्स्ट इनिंग्स में दिखा था। और जब लगा फाइनली कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप बन जाएगी, वहां पे फिर से रबाडा ने अपने जलवे दिखाए। एक ही ओवर में उन्होंने फिर से 2 विकेट्स निकाली। पहले फर्स्ट इनिंग्स के सेम दर्शन, क्रीज पे फंसाया ख्वाजा को, स्लिप में कैच, उसके बाद सिमिलर सी कहानी पे ग्रीन को एक वॉबल बॉल जो पड़ के बाहर निकल रही थी हार्ड हैंड से खेलते हुए स्लिप्स में कैच करवाया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही 2 थे जो सिमिलर डिसमिसल से आउट है, मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूं। मार्को एंसन की बॉल पे इवन सिमिलर सी इनिंग्स खेल के सिमिलर से स्कोर के ऊपर हमारे लाबुशान भी आउट हुए। 44 फॉर 3 लगा कि यहाँ पे अब फिर से स्टीवन स्मिथ को फर्स्ट इनिंग्स वाले कारनामे करने पड़ेंगे। और जब उस टाइम पे टी हुई थी, तो टी के अंदर हम जब अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे डिस्कशंस कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि शायद एक सिलेक्शन एरर हो गया है, लुंगी निगीडी को अभी लेना नहीं चाहिए था। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में इस टेस्ट मैच से पहले सिर्फ 4 विकेट्स टेस्ट मैचेस में लुंगी निगीडी ने लिए हैं। 2023 में कोई विकेट नहीं थी, 2024 में सिर्फ 4 विकेट्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, तो क्लियरली दिख रहा था कि उतने मैच फिट नहीं हैं। पर ऐसा लगा कि लंच के अंदर, सॉरी टी के दौरान कुछ तो है जो उनके दिमाग में घुसा। बुमराह, कमिंस, सबके स्किल्स एकदम से उनके अंदर आ गए। और उसके बाद जो एक चीज़ 2018 के बाद से मुझे उनकी बॉलिंग में नहीं दिख रही थी, जो वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल को पढ़ के अंदर लेके आने की एबिलिटी, वो उन्होंने दिखाई। स्टीव स्मिथ को LBW करवाया, वहाँ पे एम्पायर ने आउट नहीं दिया। स्टीव स्मिथ के हैंड जेस्चर से भी लगा कि उनको क्लियरली लग रहा है कि बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप हिट हुई है, पर DRS ने कुछ और दिखाया कि 3 रेड्स के साथ स्मिथ को वापस जाना पड़ा। और उसके बाद चीज़ें बदल गई, एकदम से बदल गई। हेड भी बोल्ड हुए, फिर रबाडा फॉर्म में आए, और करते करते निगीडी की 3 विकेट्स के चलते 73 फॉर 7, टोटल लीड ऑफ 147। लग रहा था ये मैच अब एक तरफा हो चुका है, शायद साउथ अफ्रीका एक शानदार जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसी सी कहानी उन्होंने 2011 में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी, जब ऑस्ट्रेलिया को 47 ऑल आउट करके उन्होंने एक 188 की मैसिव लीड कंसीड करने के बाद भी मैच जीता था। और वैसी सी कहानी इस बार भी बनती दिख रही थी। पर वहाँ पे हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियन स्पिरिट, अलग तरह से वो सोचते हैं, अलग तरह के एक माइंडसेट के साथ वो आते हैं। उन्होंने वही दिखाया, मैच को आगे चलाने की कोशिश की। कैरी ने काउंटर अटैकिंग नॉक खेलना शुरू किया, और किसी तरह से 70-75% कंट्रोल के साथ थोड़ी लक की हेल्प लेते हुए स्टार्क वहाँ पर टिके रहे। काफ़ी सारी क्लोज शेड्स आई, पर समहाउ डिसमिसल नहीं आया। और उसके साथ चीज़ें आगे चलनी शुरू हुई। जब दिन खत्म होने वाला था, वहां पे फाइनली कैरी आउट हुए। उससे पहले एक DRS डिसीजन भी उनके अगेंस्ट ओवरटर्न हुआ था, उन्हें वहां पे लक का सहारा मिला था, हल्का सा इनसाइड एज के चक्कर वो बच गए थे। पर यहां फाइनली जब रबाडा ने उन्हें प्लम LBW की एक बॉल पढ़ के जो अंदर आई लेफ्टी के लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था उसका, क्योंकि इतनी पास से जब पिच से कोई कांटा बदलती है बॉल, तो बैटर को ज़्यादा कर नहीं सकता। तो वहां लगा एक और ओपनिंग मिली है। पर फिर भी उसके बाद जो नेथन लायन आए, उन्होंने मैच को आगे चलाया, और डे 2 खत्म होने पे 144 फॉर 8 पे लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया अब मैच में वापस आ चुका है, कि 73 फॉर 7 के बाद जो टेल से रन्स आए, उससे चीज़ें अब बदल जाएंगी। थर्ड डे चीज़ें बिल्कुल अलग थी। पिच फ्लैट हो चुकी थी, पुरानी बॉल थी, और उसके साथ साउथ अफ्रीका ने काफ़ी स्ट्रगल किया। लाइन की विकेट जल्दी आई, रबाडा की बॉल पड़ के अंदर आई। रबाडा की चौथी विकेट इस इनिंग्स की, मैच की 9वीं विकेट। मैन ऑफ मैच के उस टाइम हकदार थे, बने हुए थे रेस में। और उसके बाद लगा कि 148 फॉर 9 अब मैच यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जल्दी, और जल्दी हम साउथ अफ्रीका को बैट करते हुए देखेंगे। बट हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी हार मानने वाली टीमों में से नहीं है। वहाँ पे उनकी लास्ट विकेट ने लगभग 60 रन स्कोर किए, मैच को आगे चलाते रहे। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स भी यूज़ हुई, बहुत डिफरेंट चीज़ें भी यूज़ हुई। शायद एक गलती वहाँ पे अगर हुई तो वो ये थी कि माकरम को लेके आ जा सकता था। 2 लेफ्टीज बैट कर रहे थे, हेजलवुड और स्टार्क, उनके अगेंस्ट शायद ऐसा कुछ होता कि जल्दी विकेट आ सकती थी। फाइनली माकरम को इंट्रोड्यूस किया गया, और उन्होंने एक विकेट ना लेने वाली बॉल पे भी हेजलवुड को फंसाया। और ऐसा होता है, टेल एंडर्स जब एक पार्ट टाइम बॉलर को देखते हैं तो उनको लगता है कि अब इजी रन्स उनके पास आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कंसंट्रेशन को लूज कर जाते हैं। तो एक ट्रिक वहां पे साउथ अफ्रीका ने थोड़ी सी मिस की। शायद ये टोटल 230 तक भी रोका जा सकता था, पर 280 के साथ मैसिवली मुझे लग रहा था उस मैच में अब ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे हो चुकी है।
यहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच में वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जब उनकी इनिंग्स में स्टार्टिंग में ही रिकल्टन एक वाइड बॉल को खेलते हुए स्लिप में कैच आउट हो गए, उसके बाद लगा कि यहाँ मैच अब बदल जाएगा, पर एक बदलाव हुआ। उसके बाद जब मुल्डर और माकरम ने काउंटर अटैकिंग नॉक्स खेलना शुरू किया, नो डाउट पिच थोड़ी फ्लैट हो चुकी थी, उतना कांटा पिच से नहीं बदल रहा था, पर वैसे में इतने हाई प्रेशर सिनारियो में व्हेन हिस्ट्री इज अगेंस्ट यू, 27 ईयर्स ऑफ वेट इज अगेंस्ट यू, वहां पे जो काउंटर अटैकिंग नॉक दोनों के बल्ले से आई, उसने ऑस्ट्रेलिया को एकदम से फ्लैट कर दिया। हाँ, एक गलती जो मुझे लगा वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने की, ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स का बिल्कुल यूज नहीं किया। कंसिडरिंग हम जानते हैं लॉर्ड्स में इट्स नॉट लाइक पर्थ की बॉल फ्लाई करती है, बट स्लोप के चलते अगर आप पवेलियन एंड से आके बॉल बॉडी में करें तो बॉल थोड़ी फंस के आती है, जिसके चलते जब आप पुल शॉट मारने जाते हो, हुक शॉट मारने चाहते हो, तो जनरली बॉल उतना अच्छे से टाइम होता नहीं है। ये हमने 2014 में हमने ईशांत शर्मा से भी देखा था, उन्होंने 7 विकेट ली थी, और यही सेम शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स सिराज ने भी यूज की थी जब 2021 में हम टेस्ट मैच यहां पे जीते थे। और सबसे बड़ी बात 2023 में लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता ही शॉर्ट बॉल टैक्टिक के ऊपर था। तो एक चीज नहीं दिखी, वो मुझे समझ नहीं आया कि यहां ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा प्लॉय मिस किया। नो डाउट माकरम एक शॉर्ट बॉल के अच्छे प्लेयर है, पर टॉप हैंड प्लेयर होने के चलते कई बार वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, वहाँ मुल्डर को भी फंसाया जा सकता था। अल्टीमेटली मुल्डर वहाँ पे स्टार्क की एक फुलर बॉल पे आउट हुए, ड्राइव करने गए, इस पिच में मैंने कहा था ड्राइव करना आसान नहीं है, और वहाँ एक ओपनिंग मिली। टिंडा बवुमा आए इंजर्ड थे और उन्होंने 76 फॉर 2 पे एक कैच दिया, जिसमें स्टीव स्मिथ इस पिच की स्लोनेस के चलते ज़्यादा आगे खड़े थे, सिर्फ 14 यार्ड के डिस्टेंस पे खड़े थे, जिससे उनकी फिंगर भी डिसलोकेट हुई। वो अब शायद 3-4 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे, सर्जरी भी करवानी पड़ेगी, पर वो जो कैच छूटा उसने इस मैच का फेट सील कर दिया। एक खिंची हुई हैमस्ट्रिंग के साथ भी, एक लिमिटेड मूवमेंट के साथ भी बवुमा ने हमें मैक्सवेल की उस शानदार डबल 100 की याद दिलवाई, शायद उससे भी ज़्यादा बड़ी इंपैक्ट था इस इनिंग्स का, और उन्होंने मैच को आगे चलाया। अब 113 की जब ये पार्टनरशिप हो चुकी थी, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं वो 1947 के एक रिकॉर्ड को तोड़ के आगे चली। 78 ईयर्स के बाद साउथ अफ्रीका के नंबर 3 विकेट के लिए एक पार्टनरशिप आई जो इतनी बड़ी थी, तो उन्होंने 3rd विकेट के लिए इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट पार्टनरशिप स्कोर किया, जिसे आगे वो और खींचते लेके, और जब दिन खत्म हुआ तो 213 पे 2 पे क्लियरली लगा कि अब साउथ अफ्रीका यहां से गलती नहीं कर सकती है। बट थोड़ा सा अभी स्टोरी में हल्का सा ट्विस्ट बाकी था। ओवरकास्ट कंडीशंस बनी, बारिश हुई 3rd डे के एंड पे, उसके चलते जब 4th डे शुरू हुआ तो स्टार्टिंग सा पिच में हल्का सा निबल था, और उतनी सी हिंट साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ब्रिलियंट था। आप क्यों रिलैक्स नहीं हो सकते थे, क्योंकि इस मैच में हमने 3 बार ऑलरेडी कोलैप्सेस देखे थे। फर्स्ट इनिंग्स में टेल के साथ 12 रन पे 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया की, 20 रन पे 5 विकेट साउथ अफ्रीका की, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में भी पूरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। तो 3-3 कोलैप्सेस आ चुके थे, एक और हो सकता था, और वो ट्रिगर होता दिखा जब बवुमा एक बाहर जाती हुई बॉल पे थोड़ा सा पंगा लेते हुए कमिंस को आउट हो गए। वो बॉल पड़ के हल्की सी बाहर निकली, इतनी सी एक्स्ट्रा जो मूवमेंट थी आधे बैट की वही बहुत होती है, पर उस बॉल को शायद छोड़ सकते थे। टेंटेटिव थे, उनको पता है कि पहले 1 घंटा बॉल मूव करेगी, वहां खेलना था। स्टब्स आए, वो उतने शॉर्ट वो भी नहीं लगे, और स्टार्क ने उनका डिफेंस टेस्ट किया और अल्टीमेटली उनको वॉबल बॉल पे बोल्ड किया, जो पड़ने के बाद अंदर निकल के आई। वहां पे बेडिंगम जुड़े। एक गलती मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे की कि बेडिंगम को अगर आपने देखा हो तो वो जनरली ऑफ स्पिनर को थोड़ा सा आगे आके फ्लिक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लेग स्लिप रीजन के अंदर उनके कैचेस जाने के चांसेस होते हैं। वहां हमने देखा कि स्वीप रोकने के लिए स्टार्क को पीछे लगा रखा था, थोड़ा होमवर्क की कमी, बिकॉज बेडिंगम ज्यादा स्वीप शॉट्स खेलते नहीं है। तो अगर वहां लेग स्लिप लगी होती तो शायद फर्क आता। 2 या 3 बॉलें नेथन लायन की उस रीजन में गई भी थी जहां 100% कंट्रोल में नहीं लगे थे। वहां लगता है कि एक ट्रिक शायद ऑस्ट्रेलिया ने मिस की, बट ये बात ऑस्ट्रेलिया की करने की नहीं है, ये बात करने की है साउथ अफ्रीका की। हाँ, और 2 प्लेयर्स की जिनकी अमेजिंग बैटिंग और मेंटल स्ट्रेंथ के चलते ये चीज़ हमें देखने को मिली। एक शानदार 100 माकरम का ऑस्ट्रेलिया के, उनकी 60 की एवरेज है, 3 100s मार चुके हैं जोहानिसबर्ग, डर्बन और अब यहाँ पे लॉर्ड्स में, और डेफिनेटली उनके करियर का सबसे बेहतरीन 100 और सबसे बड़ी पारी थी। और दूसरे बवुमा, जिनका नाम ही होप है, और उन्होंने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को एक बहुत बड़ी होप दे दी है। तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।